कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं क्लास 6 की पुस्तक। यहाँ पर हम लोगों ने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारा देश भारत। भारत के बारे में हम लोग जानेंगे। भारत का हम लोग भौतिक स्वरूप यहाँ पर समझने वाले हैं कि भारत का भौतिक स्वरूप कैसे है। तो आपको पता होना चाहिए भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह, तो देखिए मैं आपको भारत बताता हूं। अगर इस तरीके से बता दिया ये भारत है, तो आपको पता है ये पूर्व दिशा है। ये कौन सी दिशा है? ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ये 4 दिशाएं इस तरीके से आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हिमालय भी है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हिमालय इस तरीके से है। इस तरीके से यहाँ पर क्या है? हिमालय बना हुआ है। इस तरफ क्या है? बंगाल की खाड़ी है। इस तरफ क्या है? बंगाल की खाड़ी है। और इस तरफ क्या है? अरब सागर है। क्या है? अरब सागर है। पश्चिम में अरब सागर, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और नीचे की तरफ जिसे हम दक्षिण दिशा बोलते हैं, जिसे हम दक्षिण दिशा बोलते हैं, उस तरफ हिंद महासागर है। उस तरफ हिंद महासागर है। तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी आपको ऐसे याद रखना है क्योंकि यहाँ पर बंगाल है, बंगाल इसी तरफ है ना, तो बंगाल की खाड़ी है। इस तरफ अरब सागर है, इस तरफ अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है। और पूर्व में क्या है? पूर्व में हिमालय है, पूर्व में हिमालय है। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट पता होने चाहिए, ये पॉइंट आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इसके बाद आपसे बताया गया है भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्षेत्रफल बताया गया है 32.8, क्षेत्रफल बताया गया है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और उत्तर से कश्मीर, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक देखिए इस तरीके से वर्टिकली बताया गया है। तो वर्टिकली आपको बताया गया 3200, कितना है? 3200 है लगभग। कितना है? 3200 आपको डिस्टेंस बताई गई है किलोमीटर में, 3200 डिस्टेंस आपसे बताई गई है। वही अगर हम पश्चिम से पूरब की बात करें तो 2900 है। पश्चिम में पूरब की बात करें तो 2900 है, 2900 किलोमीटर में फैला हुआ है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं, जहां जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति भी बहुत भिन्नता है। देखिए यहाँ पर भाषा में और संस्कृति में, भारत की संस्कृति में हर एक प्रदेश में क्या है? बहुत ही ज़्यादा विभिन्नता पाई जाती है। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। तो अब तक भारत की आबादी जो है 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। जब फिर से जनगणना होने ही वाली है, तो जब फिर से जनगणना होगी तब हमें यहाँ पर एक्चुअल डाटा पता चल जाएगा। अब हम इसकी स्थिति देखते हैं कि विश्व में ये कैसा है, किस स्थिति पे है। ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं और देखते हैं। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो ग्लोब है उसमें इस तरीके से विषुवत रेखा बनाई गई है जो कि 0 डिग्री पर है। तो ऊपर की तरफ वाले देशों को उत्तरी गोलार्ध में तथा नीचे की तरफ देशों को दक्षिणी गोलार्ध में माना जाता है। नीचे की तरफ वाले देशों को दक्षिणी गोलार्ध में माना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री से गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री से गुजरती है। आपको पता होना चाहिए ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये नीचे की तरफ मकर रेखा है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा का एंगल सेम होता है और वो एंगल होता है 23.5 या 23.5 डिग्री बोल सकते हैं। वो भी उत्तर 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तर आपको पता होना चाहिए, जो कि लगभग मध्य से गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से ध्यान दीजिएगा। आपको बताया गया है दक्षिण से उत्तर की ओर ये डिस्टेंस ये बताया गया है ना, ये एंगल कैसे है? तो ये किस तरीके से आपको बताया गया है? 8 डिग्री 4 मिनट, मिनट को एक डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब होता है मिनट, और 2 बार अगर लगा दिया जाए तो सेकंड बोला जाता है। तो आपको बताया गया है कि ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37.6 है, जबकि पश्चिम से पूरब इस तरीके से 68.7 डिग्री
से 68.7 डिग्री से 97.25 डिग्री है, 97.25 डिग्री है। तो ये दोनों डाटा आपको पता होने चाहिए। 8 डिग्री 4 मिनट से 37.6, 68 डिग्री 7 मिनट से 97.25 डिग्री है। तो देशांतरों के बीच अंतर लगभग अगर हम बात करें तो लगभग अंतर समान ही आएगा, क्योंकि 37 से अगर आप 8 माइनस कर देंगे तो 29 आ रहा है, और 97 से अगर आप 68 माइनस कर देंगे तब भी लगभग 29 ही आ रहा है। तो लगभग जो इनका अंतर है वो समान ही आ रहा है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? उत्तरी गोलार्ध में होगी, उत्तरी गोलार्ध में होगी। आपको अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको बताया गया, बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित हैं। स्थानों को स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी में स्थित दो स्थानों के बीच का समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। देखिए आपको ये बताया गया, इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए 82.5 डिग्री पर जो मानक समय रेखा है वो गुजरती है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास से। और उसके बाद ये आपको पता होना चाहिए, जो बहुत बड़े देश होते हैं उनका मानक समय एक नहीं होता है। वहां पर 2 या 3 या 4 6 मानक समय बना लिए जाते हैं, जिनका विस्तार बहुत ही बड़ा होता है। देखिए अगर हम भारत की बात करें तो आज आपको ये पता होना चाहिए, जो उनका रियल टाइम होता है, जो गुजरात में टाइम होगा और जो इस तरफ टाइम होगा, हम बोल सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में, उसमें 2 घंटे का डिफरेंस होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों के बिटवीन से ही उत्तर प्रदेश से एक रेखा मानी गई है, मानक समय रेखा जिसे बोल देते हैं। और उसी से हम क्या करते हैं, उस पे जो समय होगा उसी से हम क्या करते हैं, समय का निर्धारण करते हैं। इन दोनों समय को हम नहीं मानते हैं, ठीक है। एक एग्जैक्ट टाइम मानने के लिए मानक समय रेखा बनाई गई है, तो उसी से रिलेटेड आपको बताया गया है। बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है। अब देखिए यहाँ पर पूर्व से पश्चिम क्यों बताया गया, क्योंकि पृथ्वी की घूमने की दिशा पश्चिम से पूर्व है। वहां पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। क्या आपको पता है कि रूस में कितने मानक समय हैं? तो देखिए अमेरिका में 7 और कनाडा में 6 है। जबकि भारत में एक ही मानक समय है। देखिए आपसे यहाँ पर बताया गया है कि लगभग 2 घंटे का अंतर है, अंतर है दो स्थानों के बीच में। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए 4 मिनट का अंतर होता है। पृथ्वी देखो जब 1 डिग्री घूमती है तो उसमें 4 मिनट का समय लगता है। ये आप कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। तो 24 घंटे में अगर 360 डिग्री घूमती है तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी। मतलब जैसे ही पृथ्वी 1 डिग्री घूमेगी, अगर एक स्थान है ए और एक स्थान है बी, ए पर समय है 3 बजा हुआ है, 3 PM है, ए पर समय है 3 PM, तो ए से बी की डिस्टेंस अगर 1 डिग्री है, डिग्री में मेजर कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्टेंस को डिग्री में भी मेजर किया जा सकता है। ए से बी तक की डिस्टेंस अगर 1 डिग्री है तो जब ए पर 3 बजेंगे तो यहाँ पर 3:04 हो जाएंगे। लेकिन अगर हम मानक समय किसी और को ले रहे हैं तो उसी को हम समय मानेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अच्छे से पता होने चाहिए। उसके बाद आपको बताया पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। तो देखिए हम मानक समय से समय को तो बराबर कर सकते हैं, लेकिन जो सूर्य की स्थिति होगी उदय होने की, वो उसको हम नहीं चेंज कर सकते हैं। सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पर देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है। तो इस तरीके से इस यामोदोत्तर को भारत का मानक यामोदोत्तर बोला जाता है। इसे मानक यामोदोत्तर बोलते हैं, जो 82.5 डिग्री पर बनाया गया है। इसे हम मानक यामोदोत्तर मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसी के बेस पे हमने क्या किया है, समय का निर्धारण किया है। मानक समय इसी के बेसिस पे
हमने बनाया है। भारत के पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर भारत के पड़ोसी देश अच्छे से पता होने चाहिए कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो आप देखिए भारत के पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो ये इस तरफ पाकिस्तान है, इस तरफ कौन सा देश है, पाकिस्तान है, उसके ऊपर अफगानिस्तान है, तो दोनों तान एक तरफ हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान। नेपाल है, नेपाल और भारत में समझौता है, आपको पता होना चाहिए। नेपाल है, इस तरफ बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, और इस तरफ इन दोनों के बीच में भूटान है, कौन सा देश है, भूटान है, और बगल में चाइना है, और इस तरफ क्या है, इस तरफ म्यांमार है, इस तरफ कौन सा देश है, म्यांमार है। तो आपको ये सारे देश अच्छे से पता होने चाहिए। फिर से देख लीजिए, फिर से आप एक बार अच्छे से इन देशों को देख लीजिए, क्योंकि ये देश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो ये देश आपको अच्छे से पता होने चाहिए। उसके बाद की अगर हम और पड़ोसी देशों की बात करें, मालदीव, श्रीलंका हो गया। ठीक है, तो ये जो भी देश हैं ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि ये भारत के पड़ोसी देश हैं। अगर हम बात करें सीमा की, तो आप देख सकते हैं अफगानिस्तान से सबसे कम सीमा लगती है। किस देश से सबसे कम सीमा लगती है, अफगानिस्तान से सबसे कम सीमा यहाँ पर लग रही है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या था, ये भारत का मैप था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बंगाल की खाड़ी इस तरफ है, बंगाल की खाड़ी से बोलते हैं, ज़्यादातर नदियाँ आकर इसी में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में ज़्यादातर नदियाँ आकर गिरती हैं। इस तरफ अरब सागर है। आप कमेंट में बताएंगे दो नदियां अरब सागर में गिरती हैं, एक का नाम है ताप्ती, दूसरे का नाम क्या है। दो नदियां अरब सागर में गिरती हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट करेंगे, इसी से हमको पता चलेगा आपने वीडियो देखा है या नहीं। आप कमेंट करिए तुरंत अगर वीडियो देख रहे हैं, अरब सागर में कौन सी दो नदियां गिरती हैं। ताप्ती को हमने बताया है और आपको बताना है और कौन सी नदी है। ज़्यादातर नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस तरफ बंगाल की खाड़ी है, और इस तरफ अरब सागर है, ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से पता होने चाहिए, अब देखिए उसके बाद यहाँ पर राजनीतिक मैप बताया गया है, भारत की राजनीतिक से अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर राजधानी याद करने के लिए कोई भी ट्रिक नहीं है, राजधानी याद करने के लिए कोई भी ट्रिक नहीं बताई जाएगी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जिस भी क्रम में आप याद करेंगे ऊपर की तरफ से ध्यान दीजिएगा किस तरीके से आपको याद करना है। जम्मू कश्मीर, ठीक है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए ये है, अब एक स्टेट नहीं है, स्टेट 29 है, स्टेट कितने हैं 29 है, प्रदेश 28 है, और केंद्र शासित प्रदेश 9 है, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं 9 है, केंद्र शासित 9 है, और प्रदेश कितने हैं 28 हैं, आपको पता होना चाहिए। तो आप ऊपर की तरफ से गिनेंगे, हिमाचल है, चंडीगढ़ है, उत्तराखंड है, इन सब की राजधानी भी आपको आनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हिमाचल प्रदेश की क्या है, शिमला है, पंजाब की क्या है, चंडीगढ़ है, उत्तराखंड की देहरादून, हरियाणा की भी चंडीगढ़ है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन रहा है, ऐसा कौन सा जिला है, आपसे पूछा जा सकता है जो दो प्रदेशों की राजधानी है, तो पंजाब की भी चंडीगढ़ है, और हरियाणा की भी चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ होगा आंसर, आपको इसी क्रम में माइंड मैप आप दिमाग में इसी तरीके से सेट करिए कि ऊपर से नीचे की तरफ आपको सारे स्टेट पता होने चाहिए क्रमशः, ठीक है। इस तरफ आएंगे उत्तराखंड से नीचे तो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का ही एक खंड है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, इस तरफ आएंगे राजस्थान है, जयपुर, गुजरात गांधीनगर, मध्य प्रदेश भोपाल। अब इस तरफ आप चले आइए, छत्तीसगढ़ रायपुर, झारखंड रांची, बिहार पटना, बिहार की राजधानी पटना, याद कर लीजिए आप बहुत ही अच्छे से।
ठीक है, ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। सिक्किम छोटा सा है, गंगटोक, सिक्किम गंगटोक, सिक्किम गंगटोक। पश्चिम बंगाल कोलकाता, पश्चिम बंगाल कोलकाता। असम दिसपुर, असम दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। नागालैंड कोहिमा, नागालैंड कोहिमा। मणिपुर इम्फाल, मणिपुर इम्फाल। मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम म्यांमार, मिजोरम म्यांमार। मिजोरम सॉरी मिजोरम आइजोल, मिजोरम की आइजोल है। ठीक है, मिजोरम की क्या है, आइजोल है, मिजोरम की आइजोल है। तो इसी तरीके से आपको क्रमशः ये सभी याद करने हैं। इस तरफ अगर बात करें तो बिहार की पटना, बिहार की पटना। झारखंड रांची। छत्तीसगढ़ जयपुर। मध्य प्रदेश भोपाल। गुजरात बता ही दिया गया। महाराष्ट्र, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई। कर्नाटक बेंगलुरु। उड़ीसा भुवनेश्वर। हैदराबाद तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना। और आंध्र प्रदेश की अमरावती। तमिलनाडु की चेन्नई। केरल की तिरुवनंतपुरम, केरल की तिरुवनंतपुरम। ठीक है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है, क्या है, लक्षद्वीप है। और अंडमान निकोबार है, ये भी दो भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित हैं। ये भी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। और नीचे की तरफ हिंद महासागर है, नीचे की तरफ हिंद महासागर है। और ये क्या है, यहाँ से इसे हम बोल सकते हैं पाक जल संधि है, पाक जल संधि है। भारत तथा श्रीलंका के बीच में जब दो जलाशय आपस में जुड़ते हैं तो उन्हें जल संधि बोलते हैं, पाक जल संधि है। और ये क्या है, श्रीलंका है, श्रीलंका है। इस तरफ बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। और इस तरफ क्या है, अरब सागर है, अरब सागर है, अरब सागर है। ये आपको पता होने चाहिए। इनमें से कौन कौन सी देश हैं, कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हुई हैं, ये आपको बताना है। दक्षिण में समुद्र में स्थित दो द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी। पाक जल संधि, पाक जल संधि, ध्यान ध्यान दीजिएगा। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका से अलग करती है, पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, भारत एक विशाल देश है, भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 29 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। लेकिन ये पुराना है, ये पुराना है, आपको पता होना चाहिए। 28 राज्य, 28 राज्य कितने, 28, 28 राज्य। और 9 केंद्र शासित, 9 क्या है, 9 है केंद्र शासित, 9 क्या है, केंद्र शासित है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा चेंज किया गया है, जब नई एनसीईआरटी आएगी तो उसमें ये चेंज आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, भौतिक विभाजन भी हम लोगों को देखना है। तो भौतिक विभाजन क्या करते हैं, भौतिक विभाजन हम लोगों को समझना है। उसके पहले आप भारत का भौतिक स्वरूप देख सकते हैं, भारत का भौतिक स्वरूप देख सकते हैं। यहाँ पर बस भारत का भौतिक स्वरूप, जो भी नदियाँ हैं, जो भी पहाड़ हैं, जो भी पठार हैं, उनका थोड़ा सा इंट्रो दिया जाएगा। उसके बाद की क्लास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए, भारत एक विशाल देश है, भारत एक विशाल देश है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी को अच्छे से समझेंगे। इसी मैप को हम क्या करते हैं, अच्छे से समझते हैं कि यहाँ पर क्या क्या बताया गया है। तो देखिए, इसे अच्छे से समझना है हमें। और यहाँ के हर एक पॉइंट को याद रखना है, हर एक पॉइंट को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो भी नदियां हैं, जो भी भारत की नदियां हैं, वो अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर ये क्या है, ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी है। और इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, इसकी कुछ सहायक नदियाँ, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज। झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये इसकी क्या है, ये इसकी सहायक नदियां हैं, ये इसकी सहायक नदियां हैं। झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। और ये कौन सी नदी है, सिंधु नदी, जिसका ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में बहता है, पाकिस्तान में बहता है। कहाँ पर बहता है, ज़्यादातर हिस्सा इसका पाकिस्तान में बहता है। आपको ये भी पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरफ से हिमालय से गंगा नदी निकली है, गंगा नदी निकली है, यमुना नदी निकली है। और यमुना की एक सहायक नदी है चंबल, चंबल नदी है। कौन सी नदी है, चंबल नदी है, आपको ये पता होना चाहिए। और ये कौन सी है, यहाँ पर गंगा है, यमुना है, गंगा है, यमुना है। ये दोनों नदी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि यहाँ पर भी दो
दो नदियां आकर निकली हैं, यहाँ पर भी दो नदियां जो निकली हैं उनको भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये गंगा नदी है, ये यमुना नदी है, ठीक है। ये दोनों नदियां निकलती हैं और यहाँ पर आकर ये जिस स्थान पर मिलती हैं, जिस स्थान पर मिलती हैं वह स्थान है प्रयाग, वह स्थान है प्रयाग। और आकर इस तरीके से बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। यहाँ पर एक नदी और है, चंबल नदी, चंबल नदी, चंबल नदी आप देख सकते हैं। और जो दो नदियों की हमने बात करी थी वीडियो के स्टार्टिंग में कि कौन सी दो नदी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, तो पहली नदी है नर्मदा, नर्मदा, और दूसरी है तापी, दूसरी है तापी, दूसरी है तापी। ये दोनों नदी अरब सागर में गिरती हैं, ये दोनों नदी अरब सागर में। ये पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है जो पूरी तरीके से बना हुआ है, और पूर्वी घाट को बोला जाता है कि बीच में थोड़ा सा छूटा हुआ है, ये पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट है। तो इस तरीके से आपको पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट भी पता होने चाहिए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, ठीक है। ये क्या है, ये विंध्य श्रेणी है, ये विंध्य श्रेणी है, ये सतपुड़ा है, सतपुड़ा है, सतपुड़ा है। पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है। ये आपको पता होने चाहिए, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जिसे विश्व की सबसे बड़ी श्रेणी बोला जाता है अरावली, अरावली ये है, अरावली श्रेणी है, अरावली है। ये चंबल नदी है, चंबल नदी इसे बोला जाता है कि ये क्या है, कौन सी नदी है, चंबल नदी है। ये विंध्य श्रेणी है, ये सतपुड़ा श्रेणी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद की जो हम लोगों की क्लास होने वाली है, इसके बाद की क्लास में हम भारत के भौतिक स्वरूप को डीप में समझेंगे और इसे याद रखने का प्रयास करेंगे। थैंक